Hello and good morning to all the DLED students and other viewers. I am Gunjan Rautela, lecturer of education in SCERT. आज मैं DLED सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट कंपलसरी पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा का भाग 2 पर चर्चा करूंगी। इससे पूर्व की कक्षा में मैंने मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था, जिसे हम मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था भी कहते हैं, की पृष्ठभूमि, उसके अर्थ एवं उसके उद्देश्य पर विस्तार से चर्चा की थी। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हुए मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था की विशेषताएं तथा उसके जो प्रणाली थी, उसका जो सिस्टम था, उस पर चर्चा करेंगे। इसके लिए मैंने आप लोगों के लिए पीपीटी बनाई है फिर से, और इसमें आप लोगों को नोट्स मिल जाएंगे और उसी को कंटिन्यू मैं करती हूँ। जो मेरी पुरानी पीपीटी थी पार्ट 1, उसी के ही कंटिन्यूएशन में ये पार्ट 2 है, जिसको आप लोग अच्छे से रिलेट कर सकते हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने पृष्ठभूमि पढ़ी थी और उसके बारे में और सारी चीज़ें पढ़ी थी कि कैसे मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था हमारे देश में आई, और उसके बाद यहाँ पर उसके कैसे उद्देश्य, जो राजनैतिक जो पर्यावरण होता है, जो राजनैतिक जो हमारा एक बन जाता है पृष्ठभूमि, उसी हिसाब से कैसे जो शिक्षा की जो अर्थ है और उद्देश्य हैं वो कैसे परिवर्तित होते रहते हैं। तो उसी के कंटिन्यूएशन में मैं बताती हूँ कि मध्यकालीन शिक्षा की क्या मुख्य विशेषताएं थी। मुख्य विशेषताओं में हम फर्स्ट आ जाते हैं इनडायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द स्टेट। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हर शिक्षा व्यवस्था में जो स्टेट का जो कंट्रोल होता है, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होता है हमारी एजुकेशन सिस्टम। वो उसका इम्पैक्ट, जो भी हमारा राजनैतिक परिवेश होता है, जो भी राजनैतिक उस समय माहौल होता है, उससे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड होकर के हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है, जो एजुकेशन सिस्टम है, वो कार्य करती है। तो शिक्षा व्यवस्था जो उस समय की थी, मध्यकालीन युग की, वो राज्य के संरक्षण में की जाती थी। During the medieval period, all the Muslim kings established maktabs and madrasas to propagate Islamic religion and culture. They also provided financial aid to these. Thus, there was an indirect control of the state upon education. जो फाइनेंशियल एड, जो राज्य वहाँ पे शासन करता है, जो राज्य होता है, वो फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करता है। और जो हमारे मुस्लिम शासक थे, उन्होंने मकतब्स और मदरसाज को इस्टेब्लिश किए। किस लिए इस्टेब्लिश किए? इस्लामिक रिलीजन को और कल्चर का प्रचार प्रसार करने के लिए। तो इस हिसाब से वहाँ पे जो स्टेट का जो कंट्रोल था, उसको हम कहते हैं, वो इनडायरेक्टली उसको कंट्रोल करते थे एजुकेशन सिस्टम को। नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं कि जो उसकी दूसरी विशेषता थी, वो थी निशुल्क शिक्षा, फ्री एजुकेशन। जो वहाँ पे मकतब्स थे और मदरसास थे, उसमें फीस चार्ज नहीं की जाती थी, और इवन जो फूड और क्लोथिंग की व्यवस्था थी, जो स्टूडेंट्स को दी जाती थी, फूड और क्लोथिंग, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट थी। और इसके अलावा जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे, मकतब्स और मदरसाज में पढ़ने वाले जो अच्छे स्टूडेंट्स थे, जो स्कॉलर्स थे, उन लोगों को, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स थे, उन लोगों को स्कॉलरशिप्स भी दी जाती थी। उसकी व्यवस्था भी वहाँ पे मुस्लिम कालीन शिक्षा में सिस्टम में थी। उसके बाद हम देखते हैं कि आय का स्रोत क्या था। व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इनकम? During this period, all the Muslim emperors gave financial aid to maktabs and madrasas. Government officials on higher posts also helped these institutions financially. Islamic devotees also contributed to these institutions. They considered it their sacred duty to run these institutions. मीन्स जो हमारा सोर्स ऑफ इनकम था, उसमें जो हमारी गवर्नमेंट थी, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि वो फाइनेंशियली एड करती थी मकतब्स और मदरसास को। और उसके अलावा जो जैसे फिलैंथ्रोपिक एटीट्यूड उस समय भी बहुत था, कि जो धनाढ्य परिवार के थे, जो हायर पोस्ट्स पे थे ऑफिशियल्स, और जो
एक शिक्षा को एक सेक्रेड ड्यूटी मानते थे कि हाँ, शिक्षा प्रदान करना, उसका प्रचार प्रसार करना, बच्चों में शिक्षा देना, शिक्षा का विकास करना ज़रूरी है और उसको सेक्रेड मानते थे, उसको एक रिलीजियस ड्यूटी मानते थे, उसको अपने धर्म का एक अहम हिस्सा मानते थे। तो वो बहुत फिलैंथ्रोपिकली इस सिस्टम के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए फंड्स देते थे, एड करते थे और हर प्रकार से मकतब्स और मदरसास को जो फाइनेंशियल जो है स्ट्रेंथ है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाते थे, स्ट्रेंथ प्रदान करते थे। इस तरह से हम देखते हैं कि जो सोर्स ऑफ इनकम था वो राज्य से प्राप्त होता था और जितने भी शासक थे वो मकतब्स, मदरसास और बाकी जो स्कूल्स होते थे जिनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो उनको वो फाइनेंशियली एड करते रहते थे। इसके बाद अन्य विशेषताओं में हम आ जाते हैं कि अन्य विशेषताएं क्या-क्या थी। शिक्षा मौखिक एवं व्यक्तिगत होती थी। इसके बारे में हमने पढ़ा था कि मौखिक शिक्षा का जो प्रचलन था वो बहुत ज़्यादा था। वर्बल ओरल लेसन्स जो टीचर्स थे वो स्टूडेंट्स को देते थे। प्रारंभिक शिक्षा आयु वर्ग के अनुरूप थी। 4 टू 5 वर्ष की आयु में मकतब में प्रवेश दे दिया जाता था। मीन्स ये डिफाइंड था कि जो आयु वर्ग है जिससे प्राइमरी एजुकेशन की शुरुआत होगी वो 4 टू 5 इयर्स की जो उम्र होती थी बच्चों में, उसमें वो एनरोल करा दिए जाते थे, उनका एडमिशन्स मकतब्स में करा दिया जाता था। जो ये व्यवस्था थी वो इस्लाम धर्म के उद्देश्यों को पूरा करने वाली थी। तो इसमें जो शिक्षण कार्य थे वो भी इस तरह से अपनाए जाते थे जिससे कि जो इस्लाम धर्म है उसको बच्चों में और जो शिक्षार्थी हैं उनमें अच्छे से विकसित हो जाए, वो धर्म के प्रति और ज़्यादा उसके लिए उनको ज्ञान हो जाए धर्म का और उसके वो फॉलोवर्स बन जाएं। शिक्षण कार्य जो होता था वो परंपरागत विधियों के आधार पर किया जाता था। तो इसमें जब वो धर्म का मानते थे कि वो धर्म के अनुयायी बन जाएं और धर्म को अच्छी तरह से समझें, उसको फॉलो करें, तो वो उनमें जो नींव डाली जाती थी वो बचपन से ही, बाल्यावस्था से ही डाल दी जाती थी। इसलिए उनको 4 या 5 वर्ष की आयु में मकतब्स में प्रवेश करा दिया जाता था और जो विधियां होती थी वो बहुत ही परंपरागत होती थी, ट्रेडिशनल मेथड्स को ज़्यादा फॉलो किया जाता था। शिक्षा का माध्यम अरबी भाषा थी तथा उच्च स्तर पर फारसी भाषा का प्रयोग होता था। ये अरबी और फारसी भाषा भी इस्लामिक रिलीजन का, कल्चर का एक बहुत अहम हिस्सा है और भले ही इसमें पहले जो लैंग्वेज थी जो यहाँ इंडिया में बोली जाती थी वो संस्कृत, हिंदी, पाली का उपयोग होता था, पर जब इस्लामिक एजुकेशन सिस्टम हमारे देश में आया तो उसमें ये पाया गया कि उसमें जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें अरबी भाषा को मीडियम बनाया गया और हायर एजुकेशन में जैसे जैसे बच्चा जाता था उसको फारसी भाषा का ज्ञान कराया जाता था और टीचिंग मीडियम, जो मीडियम ऑफ टीचिंग था वो फारसी हो जाता था। शिक्षा में आध्यात्मिक मूल्यों के स्थान पर मानवीय मूल्यों को महत्व दिया जाता था। मीन्स जो आध्यात्मिक मूल्य हैं उनसे ज़्यादा जो मतलब स्पिरिचुअल नॉलेज और जो स्पिरिचुअल उसकी बात हम लोग स्पिरिट्स की बात करते हैं उससे ज़्यादा उनकी जो एजुकेशन सिस्टम था वो किस पे बेस्ड था, मानवीय मूल्यों पे, वैल्यूज को वो ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। वो ये सोचते थे कि बच्चे में जो धर्म है, अध्यात्म है, उसके अलावा उनके अंदर मूल्यों का भी एक विकास हो और ह्यूमन वैल्यूज को वो अपने एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे। अन्य विशेषताओं में अगर हम फिर स्पेसिफिकली देखें तो 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रही हैं मुस्लिम एजुकेशन में, जो हमने पहले के वैदिक कालीन एजुकेशन सिस्टम और बौद्ध कालीन एजुकेशन सिस्टम में भी पढ़ा। हर एजुकेशन सिस्टम को पढ़ते समय हम इन पॉइंट्स को देखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि जो स्पेसिफिक एजुकेशन सिस्टम, जो स्पेसिफिक काल का जो मतलब जिस भी
काल का, जिस भी युग का, जिस भी पीरियड का हम एजुकेशन सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो हम ये जानते हैं कि उस पीरियड में पर्टिकुलरली स्त्री शिक्षा किस प्रकार की थी, वैल्यू एजुकेशन किस प्रकार की थी, आर्ट स्किल्स वोकेशन एजुकेशन किस प्रकार की थी। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये मेनली कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो हर सिस्टम ऑफ एजुकेशन में है, हर पीरियड के एजुकेशन सिस्टम में पाया जाता है। तो हमें ये देखने की ज़रूरत है कि पर्टिकुलर जिस पीरियड के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसमें विमेन एजुकेशन की स्थिति क्या थी। तो मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था में विमेन एजुकेशन, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स वर प्रोवाइडेड एजुकेशन इन मकतब्स। दोनों स्त्री और पुरुषों को, बालकों को और बालिकाओं को एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। एंड द सेंटर्स ऑफ प्राइमरी एजुकेशन in maktabs, the centers of primary education, but girls were forbidden from entering madrasas. Primary education में boys and girls दोनों को मकतब्स में एडमिशन्स मिलता था, एंट्री मिलती थी, बट जैसे जैसे वो हायर एजुकेशन में जाते थे तो गर्ल्स जो थी उनको मदरसाज में एंट्री की को प्रोहिबिट किया जाता था, उनको अलाउड नहीं था। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मध्यकालीन या मुस्लिम शिक्षा व्यवस्था में स्त्री शिक्षा का दायरा अत्यंत व्यापक नहीं था। केवल शाही घराने व कुलीन वर्ग की बालिकाएं शिक्षा सुविधा का लाभ उठा पाती थी। वे अपनी प्रारंभिक शिक्षा मकतब में प्राप्त करती थी। केवल जो शाही घराने के जो कुलीन वर्ग की बालिकाएं थी वो, उनको जो एजुकेशन फैसिलिटीज थी वो ज़्यादा प्रोवाइडेड थी और उनको ज़्यादा अहमियत दी जाती थी कि वो शिक्षा को प्राप्त करें। और प्रारंभिक शिक्षा में जैसे कि अभी हमने फर्स्ट पॉइंट में पढ़ा कि सभी गर्ल्स वर अलाउड, ऑल द गर्ल्स वर अलाउड टू गेट एजुकेशन एंड गेट एंट्रेंस इन मकतब्स, बट उसके बाद उनको अलाउड नहीं था कि वो हायर एजुकेशन को प्राप्त करें। लेकिन जो हायर क्लास की महिलाएं थी, बालिकाएं थी, वो एजुकेशन प्राप्त कर लेती थी, उनको घर पे ही फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती थी कि वो अपने घर से ही एजुकेशन को प्राप्त कर लें। उसके बाद मुस्लिम शासक अपने यहाँ हरम में बालिका शिक्षा की व्यवस्था करते थे। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिससे हम जानते हैं कि किस प्रकार से हायर क्लास की जो महिलाएं थी वो शिक्षा को ग्रहण कर पाती थी, क्योंकि उनके यहाँ घर में वो फैसिलिटीज दी जाती थी कि वो शिक्षा को प्राप्त कर सके विदाउट एनी हिंड्रेंस। One single madrasa meant only for girls was established in Sarangpur by Ghiazuddin, the ruler of Malwa, but it was just a drop in the ocean. अब इस पॉइंट से हम जानते हैं कि उस समय सिर्फ एक ही मदरसा ऐसा एस्टैब्लिश किया गया था जो गियाजुद्दीन तुगलक ने बनाया था, जो मालवा के रूलर थे। उन्होंने सारंगपुर पे एक गर्ल्स के लिए एक मदरसा को स्टैब्लिश किया था, बट जैसे कि इस पॉइंट में लिखा है, बट इट वाज जस्ट अ ड्रॉप इन द ओशन, मतलब एक इतने बड़े जो महिला समाज है, इतना बड़ा जो एक समुद्र के समान एक महिलाओं का जो पॉपुलेशन है, उसमें सिर्फ एक मदरसा स्टैब्लिश कर लेना और वहाँ पे गर्ल्स को पढ़ाने की व्यवस्था करना बहुत ही भले ही वो बहुत इम्पोर्टेंट था, बट फिर भी वो इतने बड़े पॉपुलेशन में केवल एक छोटी सी ही पहल थी। But the system being in vogue, only few people sent their daughters in these schools. अब एक ये बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल था, एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस था जो कि पर्दा सिस्टम हमारे मुस्लिम समाज में था, उस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। इसकी वजह से भी केवल कुछ ही लोग अपने लड़कियों को, अपने बच्चों को, अपने डॉटर्स को इन स्कूल्स में भेजा करते थे। तुर्क अफगान काल में शहजादियों को व्यक्तिगत रूप से शिक्षा देने का प्रबंध था। मीन्स वहाँ पे व्यक्तिगत रूप में, जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि जो मुगल शासक थे वो अपने घर पे हरम में शहजादियों को शिक्षा प्रदान करवाते थे, उसी प्रकार प्राप्त करवाते थे। उसी प्रकार तुर्क अफगान काल में भी हम देखते हैं कि इंडिविजुअली वो अपने जो डॉटर्स हैं, अपनी बेटियों को
शिक्षा देने का प्रबंध करवाते थे। इसी का परिणाम था कि भारतीय इतिहास को रजिया, गुलबदन बेगम, जहां आरा, नूरजहां, मुमताज महल जैसी विदुषी महिलाएं मिली। ये सभी जो महिलाओं का नाम अभी हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही पॉपुलर है, वेल नोन है। हम इनके बारे में हिस्ट्री में बहुत ही डिटेल में पढ़ते हैं और जानते हैं कि इन लोगों ने हमारे समाज में, भारतीय समाज में कितने बड़े बड़े कंट्रीब्यूशन किए। वो ना केवल जैसे रजिया सुल्तान हमारे दिल्ली के की फर्स्ट विमेन सुल्तान मानी जाती हैं, उन्होंने ना केवल राजनीति में अपना स्टैंड लिया और अपने आप को साबित किया, उसके अलावा अपार्ट फ्रॉम दिस वो लोग उन लोगों ने साहित्य में, भारतीय साहित्य में भी और इसमें एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत ही अहम भूमिका अपनाई और बहुत बड़े बड़े उनके योगदान रहे हमारे भारतीय समाज में और भारतीय शिक्षा व्यवस्था में भी। तो बाबर की जो पुत्री थी गुलबदन बेगम, उन्होंने हुमायूं नामा लिखा, जो एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है और बहुत श्रेष्ठ ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है। इसी प्रकार सलीमा सुल्तान जो हुमायूं की नीस थी, वो एक बहुत अच्छी पोएटिस थी और नूरजहां, मुमताज महल, जहां आरा वर स्कॉलर्स ऑफ अरेबिक एंड पर्शियन। इसी तरह हम और एग्जाम्पल्स देखते हैं स्त्री शिक्षा में जिन्होंने अपने जीवन काल में बहुत कंट्रीब्यूट किया। वो जैसे रजिया सुल्तान एंड चांद बीवी वर एबल रूलर्स। जेबुनिसा डॉटर ऑफ औरंगजेब वाज अ पोएटेस इन पर्शियन, बट ऑल ऑफ देम बिलोंग्ड टू रॉयल फैमिली। ये एक ध्यान देने वाली बात है कि ये जितनी भी महिलाओं का जिक्र आज हम करते हैं, अपने हिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है कि ये सभी रॉयल फैमिलीज को बिलोंग करते थे और इन लोगों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराई गई थी उस समय में भी, उस पीरियड में भी, कि वो आराम से अपनी शिक्षा दीक्षा को प्राप्त कर सकें। कॉमन विमेन हैड नो एक्सेस टू एजुकेशन। मदरसों व मकतब में स्त्रियों को नृत्य, संगीत, सीना, बुनना, मखमल, बढ़ई का सुनार, लुहार का कार्य तथा युद्ध कला की शिक्षा भी दी जाती थी। मतलब जो ये हमारी रॉयल फैमिलीज की जो लेडीज थी, विमेन थे, वो मकतबों और मदरसों में हर प्रकार की शिक्षा को प्राप्त कर सकते थे और इवन मकतब में जो ऑर्डिनरी गर्ल्स भी आती थी, वो भी इन युद्ध कलाओं को, संगीत कलाओं को, नृत्य कलाओं को और बाकी जो जो विषय थे उनको आराम से सीख सकती थी। ललित कलाओं, कौशलों की शिक्षा एवं व्यावसायिक शिक्षा। इस पे जब हम ध्यान देते हैं कि मुस्लिम पीरियड में क्या सिस्टम था, तो मुस्लिम काल में शिक्षा को उत्पादक समझा जाता था और इसी दृष्टिकोण से छात्रों को ललित कला, हस्तकला, चित्रकला, आभूषण, रथ बनाने का काम आदि को पाठ्यक्रम का अभिन्न अंग बनाया गया। मीन्स वहाँ पे वोकेशन को, व्यवसाय को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता था मुस्लिम पीरियड में और इसीलिए हर प्रकार की कला, हर प्रकार के कौशल को देने का प्रावधान था, शिक्षा देने का प्रावधान था कि किस प्रकार स्टूडेंट्स को इस तरह से कैपेबल बना दिया जाए वोकेशनली और उन्हें इस प्रकार के स्किल्स दिए जाएं, कौशल प्रदान किए जाएं, उन्हें इस तरह के आर्ट से अवगत करा दिया जाए, ज्ञान दे दिया जाए कि वो आगे जाकर के अपने आप को वोकेशनली कहीं पे स्टैंड कर सकें और अपने जीवन यापन को अच्छी तरह से कर सकें। ग्रेट प्रोग्रेस वाज मेड इन म्यूजिक, डांस, पेंटिंग, मसलिन, काशीदकारी एंड आर्किटेक्चर इन मेडिवल पीरियड। हम लोगों ने देखा है कि जो कढ़ाई बुनाई का काल है वो आज भी मुस्लिम सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिव स्टेज पे है। आज भी जो उस समय का आर्किटेक्चर था उसकी पॉपुलैरिटी आज भी हमारे देश में बहुत है, जिसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है ताजमहल ऑफ आगरा, कुतुब मीनार ऑफ दिल्ली, जो आज भी हमारे देश में नेशनल हेरिटेजेस हैं। उनके संरक्षण में निर्मित ये इमारतें आज भी भारतवर्ष के लिए गौरव के विषय हैं। आज भी यहाँ बहुत दूर दूर से विजिटर्स आते हैं, ट्रैवलर्स आते हैं और इवन हम भी इन बड़ी बड़ी इमारतों, बड़ी बड़ी जो आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स हैं, इन पे गर्व से
बात करते हैं और उनका संरक्षण करते हैं। तो ये सभी जो कलाएं हैं, कौशल हैं, ये उस समय के एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पक्ष थे मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम के। मुस्लिम शासकों को कला से बेहद लगाव था। ये आप लोग अलग-अलग जब अपने कभी हिस्ट्री से रिलेट करेंगे इस एजुकेशन सिस्टम को, तो आप लोग जानेंगे कि किस प्रकार शाहजहां, जहांगीर, शाहजहां ने इतने सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स बनाए। जहांगीर अपनी पेंटिंग के प्रेमी माने जाते हैं। वो खुद भी बहुत अच्छे पेंटर थे और उसके साथ-साथ वो पेंटिंग को बहुत ज़्यादा प्रोपोगेट करते थे, उसको बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन करते थे। इसी प्रकार संगीत, चित्रकला, स्थापत्य कला और अन्य विषयों की अपेक्षा जो है कला पर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था। ललित कलाओं का शिक्षण व्यक्तिगत ढंग से तथा उच्चतर स्तर पर दिया जाता था। प्राथमिक स्तर पर कला के बारे में सामान्य कौशलों की जानकारी दी जाती थी। मीन्स प्राइमरी एजुकेशन से ही ये नहीं था कि केवल हिंदी, इंग्लिश या फिर अरबी, फारसी का ही ज्ञान कराया जाए, बल्कि प्राथमिक स्तर से ही कला के सामान्य जो कौशल होते हैं वो बच्चों को सिखा दिए जाते थे। मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम में मेडिकल साइंस का भी बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस देखा जाता है। मेनली जो यूनानी मेडिकल साइंस है, जो आयुर्वेद मेडिकल साइंस था वो तो ऑलरेडी डेवलप हो चुका था इस मुस्लिम कालीन पीरियड तक। इट वाज ऑलरेडी डेवलप्ड एट हिज डेवलप्ड स्टेज, जो आयुर्वेद मेडिकल साइंस था। बट यूनानी जो मेडिकल साइंस था वो उस समय प्रोग्रेस कर रहा था। तो जो द मुस्लिम रूलर्स मेड प्रोविजन फॉर द एजुकेशन ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस इन सम मदरसाज, मदरसों में इनकी शिक्षा का की व्यवस्था की गई और प्रोविजन रखा गया कि यूनानी मेडिकल साइंस को स्टूडेंट्स पढ़ सकें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। द मदरसाज ऑफ आगरा एंड रामपुर वर द मेन एजुकेशन सेंटर्स ऑफ यूनानी मेडिकल साइंस। उसके अलावा सैनिक शिक्षा को भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती थी। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मुस्लिम शासक थे वो यहाँ पे एक तरह से इन्वेडर्स की तरह आए थे, कॉन्करर्स की तरह आए थे। वो भारत पे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। वो चाहते थे कि यहाँ पे वो उन्होंने बहुत सारे बैटल्स किए यहाँ के राजाओं के साथ और धीरे धीरे यहाँ पे अपनी जो राज्य हैं, जो शासन है, उसको स्थापित किया। तो वो जो पहले जिस उससे आए थे, माइंडसेट से आए थे, जो सोच करके आए थे, जिस उद्देश्य के साथ आए थे, वो उनका कॉन्कर करने का उद्देश्य था। इन्वेडर्स की तरह अटैक करने के लिए आए थे और वो यहाँ पे भारत में अपने शासन को स्थापित करना चाहते थे। इसीलिए जो उनका मिलिट्री एजुकेशन था वो पहले से ही बहुत ज़्यादा बिल्ट अप था। वो एजुकेशन में इसको सिखाना चाहते थे और उन्होंने सिखाया। इसलिए उन्होंने सैनिक शिक्षा को जो करिकुलम था उसमें उन्होंने बहुत इम्पोर्टेंट स्थान दिया। इसमें जो पॉइंट्स हैं वो यही है कि मुस्लिम कालीन शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य शासन का सुदृढ़ीकरण करना था। इसलिए छात्रों को हर प्रकार का जो मिलिट्री एजुकेशन में ज़रूरी जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो सिखाया जाता था। हॉर्स राइडिंग सिखाई जाती थी, भाला तीर चलाना सिखाया जाता था, स्वॉर्ड चलाना, तलवार चलाना, दुर्ग का डेरा डालना। जो ये अलग-अलग जो एस्पेक्ट्स थे, जो विषय थे मिलिट्री एजुकेशन से रिलेटेड, वो उन्होंने अपने करिकुलम में डाले और इस प्रकार से वो चाहते थे कि हर छात्र को बेसिक मिलिट्री एजुकेशन मिलनी ही चाहिए। और स्पेशल मदरसाज वर एस्टैब्लिश्ड टू इम्पार्ट मिलिट्री एजुकेशन ओनली। कुछ ऐसे मदरसों को भी एस्टैब्लिश किया गया जहाँ पे केवल मिलिट्री एजुकेशन दिया जाता था। इसके बाद हम देखते हैं मकतब और मदरसों के बारे में कि शिक्षा जो थी मेनली वो मकतब और मदरसों में संपन्न की जाती थी। तो मकतब क्या थे? प्राथमिक शिक्षा के केंद्र थे। जो मकतब थे वो प्राइमरी एजुकेशन के सेंटर्स थे जहाँ पर लिखना सिखाया जाता था। और ये शब्द कहाँ से आया? ये शब्द कुतुब से बना है जिसका अर्थ है उसने लिखा।
स्पेसिफिकली कुतुब का अर्थ होता है उसने लिखा, और इसी शब्द से बना मकतब, और वहां पे इसीलिए मेनली लिखना सिखाया जाता था। राइटिंग का जो नॉलेज थी वहीं से दी जाती थी एट द प्राइमरी लेवल ऑफ स्टूडेंट्स। और वह किसी न किसी मस्जिद से संबंध होते थे। दे यूजुअली वाज एफिलिएटेड टू सम और द अदर मस्जिद। इसमें प्रवेश की आयु 4 से 5 वर्ष के मध्य की होती थी। प्रवेश करने से पहले प्रत्येक छात्र का बिस्मिल्लाह संस्कार किया जाता था। इस संस्कार में बालक बालक 4 वर्ष 4 माह व 4 दिन का होता था। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये सारे पॉइंट्स को याद करना और नोट डाउन करना कि बिस्मिल्लाह संस्कार के दौरान बालकों की जो आयु होती थी वो फिक्स्ड होती थी और उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता था। मकतबों में पड़ोसी क्षेत्र से अध्ययन करने आए विद्यार्थियों के रहने खाने पीने की व्यवस्था मदरसों से संबद्ध छात्रावासों में की जाती थी। वहां निशुल्क पाठ्य सामग्री भी वितरित की जाती थी। ये सारे ही जो फंडिंग का सिस्टम था वो वहाँ की जो शासक थे, मुस्लिम शासक, वो बहुत ही अच्छे तरह से उसको सपोर्ट करते थे। और इस तरह से वहाँ पे जो पाठ्य सामग्री थी, स्टडी मटेरियल था, वो भी उन्हें निशुल्क प्रोवाइड किया जाता था और इवन हॉस्टल्स की फैसिलिटी भी दी जाती थी। In Maktab, every student was made to learn verses of Quran Sharif, Islamic religion, Arabic, Persian and mathematics. Specifically इन वर्सेस को वहाँ स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता था और उसमें उन्हें एक्सपर्ट बनाने की कोशिश की जाती थी। तो एक और ये पीपीटी है हायर एजुकेशन के बारे में। आगे हम पढ़ते हैं कि मकतब के बाद जो मदरसे होते थे वो स्पेसिफिकली हायर एजुकेशन के लिए पर्पस से होते थे। एंड द वर्ड मदरसा वाज डिराइव्ड फ्रॉम एन अरेबिक वर्ड दार्स विच मीन्स लेक्चर। जिस तरह से मकतब में हमने पढ़ा कि वो कुतुब वर्ड से बना था और उसका मतलब था उसने लिखा, जिसमें उन्हें लिखना सिखाया जाता था, इसी तरह से जो मदरसा वर्ड था वो अरेबिक वर्ड से बना था दार्स और उसका मतलब था लेक्चर। जैसे जैसे हम हायर एजुकेशन में जाते हैं तो वहां पे जो टीचिंग मेथड होता है वो लेक्चर मेथड को ज्यादा अपनाया जाता है, व्याख्यान विधि को ज्यादा अपनाया जाता है। शायद इसी मीनिंग को लेते हुए मदरसा का नाम इस प्रकार से रखा गया कि हायर एजुकेशन में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते थे उनको मदरसा नाम से कहा जाता था, जहाँ पे स्पेसिफिकली इस्लामिक रिलीजन कल्चर का जो मेन स्पिरिट है वो प्रोवाइड की जाती थी स्टूडेंट्स को। यह उच्च शिक्षा से संबंधित थे, जैसे हमने पढ़ा, और हमने ये भी पढ़ लिया अभी अपने पिछली पीपीटी में भी कि वो किस वर्ड से बना था, द्रास से बना था, जिसका मीनिंग है लेक्चर। तो मदरसाज वो मोस्टली लोकेटेड ईदर इन स्टेट कैपिटल और इन बिग सिटीज। जो हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते थे वो ज्यादातर बड़े बड़े शहरों में या कैपिटल सिटीज में होते थे। दीज मदरसाज व मल्टी टीचर इंस्टीट्यूशंस एंड टीचर्स व पेड हैंडसम सैलरी फ्रॉम द स्टेट एक्सचेकर। वहाँ पे टीचर्स की कोई कमी नहीं थी, वहाँ पे हर प्रकार के एक्सपर्ट्स होते थे जो स्टूडेंट्स को हर तरह की विद्या प्रदान करते थे और उन्हें अच्छा खासा सैलरी भी दिया जाता था स्टेट्स के थ्रू। अपार्ट फ्रॉम मकतब्स एंड मदरसाज, अब ये मैं आप लोगों को कुछ अलग से इम्पोर्टेंट बताने जा रही हूँ कि केवल हम जब मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं तो हम मकतब और मदरसा के बारे में जानते हैं और उसी के बारे में हर किताब में हर जगह पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स अलग से भी थे जहाँ पे मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम व्यवस्था जो सिस्टम था वो फॉलो किया जाता था। उनको कहा जाता था खनकास, दरगास, कुरान स्कूल्स, पर्शियन कुरान स्कूल्स एंड अरेबिक स्कूल्स। जो इब्न बतूता थे, अब ये स्कूल्स के बारे में आप लोग डिटेल में पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन कंटेंट में भी पढ़ सकते हैं, बुक्स में भी पढ़ सकते हैं कि मकतब्स और मदरसास के अलावा भी ऐसे स्कूल्स होते थे जहाँ पे मुस्लिम एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी। अब जो हमारे इब्न बतूता थे, इनके बारे में भी आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा। वो एक मोरक्कन ट्रैवलर थे और उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे
इंडिया को विजिट किया था, उन्होंने जो एक बुक लिखी थी रिहला, वो एक ट्रैवलॉग थी जिसमें उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे उनके जो जो शासन काल है उस टाइम के बारे में उन्होंने बहुत ही विस्तार से रहला अपने रहला बुक में लिखा है। और उस समय का जो ज्योग्राफिकल, इकोनॉमिक और सोशल कंडीशंस थे इंडिया में, उसके बारे में उन्होंने अपनी बुक में बहुत अच्छे से विस्तार से, बहुत गहनता से अध्ययन करके उसके बारे में उन्होंने लिखा हुआ है। तो उन्होंने अपने एक मेमोयर में लिखा था कि जो मदरसाज हैं, अब जो ये हिस्टोरियंस होते हैं ना, वो हमारे हर सिस्टम को बहुत ही ज़्यादा डेप्थ में जा करके, जब वो हर उस देश के, कंट्री के जो व्यवस्था है, कंडीशन है, उसको देखते हैं तो बहुत डेप्थ में जा करके उसका वर्णन करते हैं, जो हमें वैसे पता नहीं चलता है आम तरह से। अगर हम जानने की कोशिश करेंगे ऑर्डिनरली, जनरली, तो हमें नहीं पता चलेगा। बट हम ऐसी कुछ किताबें हिस्टोरियंस की पढ़ते हैं तो हम कुछ चीज़ें अपने सिस्टम के बारे में और बेहतर तरीके से जानते हैं। तो इब्न बतूता ने अपने मेमोयर में लिखा था कि जो मदरसाज हैं वहाँ पे बड़ी-बड़ी लाइब्रेरीज होती थी और वहाँ पे इस्लामिक रिलीजन, अरेबिक और पर्शियन लिटरेचर पे बहुत सारी किताबें उपलब्ध थी। ऑन द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन, अब इसमें जो नेक्स्ट पॉइंट है कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था के बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इसमें जो आगे का दूसरा पॉइंट है उसमें ये पता चलता है कि जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे आज हम लोगों को डिग्रीज मिलती हैं तो एक डेजिग्नेशन भी मिलता है कि ओके ही इज नाउ ग्रेजुएट, नाउ पोस्ट ग्रेजुएट, डॉक्टरेट, ऐसे करके। तो उसी हिसाब से उस व्यवस्था में भी स्टूडेंट्स को अलग अलग डेजिग्नेशन मिलता था। जैसे कि ऑन द कंप्लीशन ऑफ एजुकेशन द स्टूडेंट्स हु स्पेशलाइज्ड, जो इस्लामिक रिलीजन में स्पेशलाइजेशन करते थे उनको आमिल कहा जाता था। ऐसे ही अरेबिक और पर्शियन लिटरेचर में जो स्पेशलाइजेशन करते थे उनको काबिल कहा जाता था। और उसके बाद जो फिलॉसफी में स्पेशलाइजेशन करते थे उनको फाजिल कहा जाता था। ये सारे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं मेनली फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, कि आप लोगों को ये सारे आमिल, काबिल, फाजिल, ये जो नाम स्टूडेंट्स को डेजिग्नेट किया जाता था आफ्टर द स्पेशलाइजेशन इन पर्टिकुलर सब्जेक्ट, वो आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद मध्यकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम हम देखते हैं कि वो आयु वर्ग के अनुसार था। बच्चों को लिखना, पढ़ना व गणना करना सिखाया जाता था। साहित्य में धार्मिक ग्रंथ कुरान का अध्ययन करना सिखाया जाता था। नैतिक शिक्षा देने के लिए गुलिस्ता एवं बोस्ता समझाकर पढ़ाए जाते थे। गुलिस्ता एवं बोस्ता एक किताब होती थी जिसमें उन्हें ह्यूमन वैल्यूज के बारे में पढ़ाया जाता था। पैगंबरों की कथाएं, मुस्लिम फकीरों की कहानियां तथा फारसी कवियों की कविताओं का ज्ञान कराया जाता था। शिक्षा अरबी भाषा में होती थी। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा टीचिंग मीडियम था वो अरबी भाषा थी। अभी ऑल्दो मेरा अभी भी आप लोगों को पढ़ाने के लिए अभी बहुत सारे पॉइंट्स थे, बट क्योंकि अब टाइम आज हमारी क्लास का ओवर हो चुका है एंड आई थॉट कि मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दूंगी, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल नाउ। तो मैं आप लोगों को अभी अपने असाइनमेंट में लेके आती हूँ ये जो आप लोगों का आज का असाइनमेंट है। इसकी अगली कक्षा में मैं इसी मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था को कंटिन्यू करूंगी, क्योंकि अभी इसके बहुत सारे पॉइंट्स बचे हुए हैं। करिकुलम बचा है, डिसिप्लिन बचा है, और क्या टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, एंड इवन मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि उसके मेन सेंटर्स कौन से थे। तो ये सारी चीज़ें हम अपने नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे मध्यकालीन शिक्षा व्यवस्था के भाग 2 में। और आज के असाइनमेंट में आते हुए मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को शॉर्ट नोट्स लिखने हैं बिस्मिल्लाह खानी में, जिसके बारे में मैंने आज के लेक्चर में आप लोगों से चर्चा करी, मकतब और मदरसा के बारे में। इन असाइनमेंट्स को करके आप लोग अपने डायट्स और कॉलेजेस में सबमिट कर सकते हैं। इसी के साथ आज मैं अपनी ऑनलाइन क्लास को फिनिश करती हूँ। होप टू सी यू ऑल अगेन वेरी सून इन माय नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास। थैंक यू सो मच।